नमस्कार। उदय इंडिया डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं हूं अंशुमान आनंद। उदय इंडिया हमेशा से विभाजनकारी ताकतों के खिलाफ आवाज उठाता रहा है और एक ऐसी ही विभाजनकारी ताकत आज उठ खड़ी हुई है केरला से, जहां पे उत्तर भारत और दक्षिण भारत में विभेद पैदा करने की कोशिश की जा रही है। और एक विवादित मीडिया कॉन्क्लेव है, इसकी थीम है कटिंग साउथ। और यानी कि साउथ को काट के दक्षिण भारत को, जो हमारी प्राचीन सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है और हमारी भारतीय संस्कृति को संजो कर रखे हुए है, उसको उत्तर भारत से काट के अलग करने की थीम बनाई गई है। और ऐसा क्यों है, इसके पीछे कौन से लोग हैं, इस बारे में बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार श्री दत्तन जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। दत्तन साहब, ये पूरा मामला क्या है और इसके बारे में पहले तफसील से हमारे दर्शकों को बताएं। केरल में मार्च 24 को ये कार्यक्रम कुछ लोगों ने मोस्टली अर्बन नक्सल लोग, जो हम कहते हैं अर्बन नक्सल लोग, वो सब मिलके जर्नलिस्ट हैं, मीडिया से ताल्लुक रखते हैं, वो लोग मिलके एक कटिंग साउथ करके एक ग्लोबल मीडिया कॉन्क्लेव आयोजन किया है। उसका स्पॉन्सर्स वैसे केरला यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट है, न्यूज लॉन्ड्री है, आपको पता है ये सारा। ये जो प्रो इस्लामिस्ट, प्रो लेफ्ट वो मीडिया इकोसिस्टम है, वो सब उसको स्पॉन्सर कर रहे हैं। वो सब द न्यूज मिनट है, वैसे लोग आगे हैं। पर इसके पीछे जो लोग हैं उसके बारे में लोगों को बहुत आशंकाएं हैं और सस्पिशन है। और इसका आप देखिए, उसका टाइटल ऑफ द प्रोग्राम क्या है, कटिंग साउथ। दत्तन साहब, आप केरला में मौजूद हैं और वहां पे जहां पे ये कॉन्क्लेव चल रहा है, आप हमें बताएं कि सेशंस क्या क्या रखे गए हैं और किस बात पे डिबेट, किस बात पे टॉपिक, किस पे चर्चा हो रही है वहां पे, और कौन कौन से स्पीकर्स वहां पहुंचे हैं। अंशुमन जी, उससे पहले मैं उसमें आने से पहले एक एक चीज बताना चाहता हूँ। ये इसका पूरा जो आर्किटेक्चर है उसको समझने का जरूरी है। उनका एम क्या है? उनका एम है साउथ का जो स्टेट्स है, तेलंगाना हो गया, आंध्रा हो गया, कर्नाटका हो गया और तमिलनाडु हो गया और केरला, ये सब मिलके बाकी जो एशिया का, साउथ एशिया का कंट्रीज है, विच आर नॉट इन द स्पीयर ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ अमेरिका। और लैटिन अमेरिका का कुछ क्यूबा है, अदरवाइज कम्युनिस्ट कंट्रीज है, उसको सब मिला के एक ब्लॉक बनाना है। वहां पर जो जर्नलिज्म है, प्रो पीपल जर्नलिज्म को उनको प्रमोट करना है। उसका ये तो बड़ा सा आइडिया सेल कर रहे हैं, पर उसका जो एजेंडा है, आप उसका वेबसाइट में जाके देखेंगे तो भारत का जो नीचे का पोर्शन को अलग करके उन्होंने एक नैरेटिव सेट करने के लिए, इसका नैरेटिव को हमको समझने की जरूरत है। पहले आपने देखा होगा कुछ दिन पहले एनआईए ने एक चार्जशीट फाइल किया था पीएफआई के खिलाफ, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के खिलाफ। पॉपुलर फ्रंट कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है? अभी भारत गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसको बैन किया था। उनका जो चार्जशीट में जो कहा गया था कि जब पाकिस्तान और भारत जब युद्ध होगा तो साउथ को एक इस्लामिक टेररिज्म का और इस्लामिक जो सेपरेटिज्म, भारत सरकार की चार्जशीट में यह कहा गया था पीएफआई के बारे में कि वो देश में गृह युद्ध पैदा करने की साजिश कर रहा है और बिल्कुल मुसलमानों के मन में एक विभेदकारी विचार पैदा कर रहा है जो कि राष्ट्र हित में नहीं है। इसलिए इसकी 201 से ज्यादा पदाधिकारियों की गिरफ्तारी हुई है। अभी वो जेल में है और भारी मात्रा में हथियार और पर्चे पंपलेट बरामद किए गए थे। अब इस पर जांच चल रही है। जी बिल्कुल। पर इसमें साउथ का जो उनका एजेंडा था वो है, जब पाकिस्तान इंडिया को 2047 तक जब 100 इयर्स हो जाएगा, तब इन भारत में एक इस्लामिक
भारत को एक इस्लामिक राष्ट्र बनाना है, उसके लिए पहले जो अभी फोकस करेंगे उनका जिहादी कैपेसिटीज को इंक्रीज करेंगे। कहां पर? जी साउथ जी में। बिल्कुल आपने सही कहा कि साउथ। इसी सिलसिले में कर्नाटक के उडुपी से हिजाब विवाद शुरू किया गया था। इसी सिलसिले बिल्कुल में बिल्कुल सीए और एनआरसी विरोध के लिए दिल्ली में दंगा भड़काया गया, शाहीन बाग बिल्कुल का ड्रामा हुआ। इसी सिलसिले में बहुत सारी चीजें, केरला में बीफ पार्टी हुई इसी सिलसिले में। और ये सिलसिले कड़ियां हैं, इसको मतलब हमें इसको समझना पड़ेगा, इसको देखना पड़ेगा। बिल्कुल। तो इसमें साउथ का भूमिका इसलिए है क्योंकि वहां पर पीएफआई का जन्म वहां पर हुआ था। इट टुक शेप देयर, एंड वहां पर उसका गढ़ माना जाता है। आप देखिए तमिलनाडु में है, केरल सबसे ज्यादा उनका जो ब्रेन था वो सब केरल से है, और कर्नाटका में भी उनका बड़ा सा ऑर्गेनाइजेशन। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने जो उनका प्लान है, अकॉर्डिंग टू देयर प्लान, जब इसके बीच में भारत और पाकिस्तान में जब भिड़ंत होगा, वो युद्ध होगा, तब साउथ से हम उनको भारत के आर्मी के खिलाफ हम यहाँ से कैंपेन शुरू करेंगे। उस दैट वे वी कैन एस्टैब्लिश इस्लामिक रूल इन भारत। तो ये जो कटिंग एज जर्नलिस्ट मीडिया कॉन्क्लेव में क्या है, दे आर आल्सो पुशिंग दिस एजेंडा एज सेपरेट। दत्तन साहब, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। कुछ दिनों पहले मेरी एक वरिष्ठ स्कॉलर है मिस्टर तारिक फतेह, जो कनाडा बेस्ड हैं, उन्होंने कहा था कि जो अरबी हैं वो लोग केरला के लोगों को मुसलमान मानते ही नहीं, क्योंकि उनकी उनको बिल्कुल नॉर्मल बिल्कुल मिलते ही नहीं। बिल्कुल तो फिर ये लोग किस इस्लाम की बिल्कुल बात कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो तो सही है, पर आपको पता है वो अरब अरब के लोग मानते नहीं है, फिर भी वो दे दे इंडिया का जो मुसलमान है वो सोचते हैं कि वो अरब से भी बड़ा मुसलमान है, ऐसे सोचते हैं ना वो। वही प्रॉब्लम है उनका। तो वो इसमें सारा मुसलमान ऐसा है वो भी मैं नहीं कह रहा हूं, पर एक बड़ा सा तबका जो है वो इसी सोच आगे रह रहे हैं। अभी जो ये बैन के थोड़ा सा कम हो गया, तो ये जो अर्बन नक्सल वगैरह जो है वो उस नैरेटिव को स्प्रेड करने के लिए एक एक नॉर्थ से सेपरेट है साउथ। नॉर्थ इज ऑलवेज एक हेजिमनी है नॉर्थ का, उसको नो उसको उसके खिलाफ फाइट करना है, इसलिए हमें भी एक नैरेटिव सेट करना है। इसके लिए सर, एक मैं कटिंग आपका साउथ ध्यान दिलाता हूं। जेएनयू जो कि वामपंथ का गढ़ माना जाता है, उसमें आज से लगभग 6-7 साल बिल्कुल पहले एक नारा लगा, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशा, वगैरह वगैरह। बिल्कुल 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 है बिल्कुल। ना? तो ये टुकड़े ये गैंग एक का ही। एजेंडा सेट किया गया था। अब देखिए इसी एजेंडे पर खालिस्तान की बात हो रही है, इसी एजेंडे पर साउथ को अलग करने की बात हो रही है, नॉर्थ ईस्ट में सेपटिज्म का मामला चलता है, ट्राइबल जोन्स में नक्सली बिल्कुल बेल्ट बिल्कुल खड़ा कर दिया गया है, रेड कॉरिडोर खड़ा किया गया है। तो ये उसी टुकड़े टुकड़े करने की बिल्कुल साजिश का हिस्सा है। इसमें उन्हें सिर्फ बहाना बिल्कुल चाहिए बिल्कुल कि भाई बिल्कुल नॉर्थ हेजेमनी है, साउथ बिल्कुल को अलग होना चाहिए। कोई कहेगा कि नहीं, बिल्कुल बिल्कुल नॉर्थ बिल्कुल। ईस्ट पे जुल्म और होता है, फिर और कहेगा मुसलमानों पे जुल्म होता है, दलितों पे जुल्म होता है, सवर्णों का अलग बिल्कुल बिल्कुल देश हो जाना चाहिए। मतलब कुल मिला के जो बिल्कुल भारत की जो एकता है, भारत की अखंडता है, उस पे प्रहार हो रहा है। ये बहाने अलग अलग हैं। Am I बिल्कुल right or बिल्कुल, wrong? आप सही बोल रहे हैं कि बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और इसको कौन फंड कर रहे हैं? अभी ये कटिंग साउथ कैंप कॉन्क्लेव का भी फंडिंग के बारे में कई लोगों के इंटेलिजेंस एजेंसीज को भी शक है, क्योंकि इसका जो फंडिंग आ रहे हैं कनाडा से आ रहे हैं। कौन है इसके पीछे है? वो सब आगे कुछ केरला यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट है, उन्होंने, आपको पता है, वो केरला यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट ने सिद्दीक कापन जो डूबियस जर्नलिस्ट है, उन्होंने जो हथरस में जाके वहां पर कास्ट बिल्कुल बिल्कुल, मुझे एकदम याद है। वो दलित सवर्ण दंगा उड़ाने की कोशिश की थी उसने, कोशिश और की ये है। सब। उनको हाँ, उनको उनके उनके जो लीगल फाइट है, वो पीएफआई फंडेड लीगल फाइट, उन्होंने आगे खड़े होके वो फाइट किया था। वही ऑर्गेनाइजेशन है इसके पीछे भी। पर ये सब फ्रंट है, वो केयूडब्ल्यूजे के पास इतना फंड नहीं है कि ये इतना बड़ा सा एक 3 डे कॉन्क्लेव
करने के लिए उनके पास पैसा नहीं है, पर कौन कर रहे हैं इसके पीछे? तो देयर आर सम ऑर्गेनाइजेशंस लाइक कनाडा का जो वहां पर भी एक जर्नलिस्ट यूनियन है, वो सब इसके पीछे है, इसलिए सब लोगों को शक हो रहे हैं और सब लोग सर मैं आपका ध्यान दिला दूं, जब दिल्ली में दंगा हुआ था तो उसकी जांच में एनआईए को पता चला कि पीएफआई भारत में 100 करोड़ रुपए का फंड लाने में सफल हो चुका है, जिसमें 51 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। जो कश्मीर में शहला रशीद थी, जेएनयू की जो एक्स प्रेसिडेंट थी, उसे घर से 3 करोड़ रुपए कैश मिले थे। बहुत सारी बातें हैं इसमें सर, और इन्हें फंडिंग और पैसे देश तोड़ने वालों को जॉर्ज सोरोस ने साफ साफ कह रखा कि मैं भारत तोड़ने के लिए अरबों खरबों डॉलर खर्च करने के लिए तैयार हूं, इनको पैसे की कोई कमी नहीं है सर, आप ये कतई मत सोचिए, है ना। देश जोड़ने वालों को समस्या है, तोड़ने वालों के लिए समस्या नहीं है। हम जैसे लोगों को दिक्कत है, हमें आपको दिक्कत है कि हम देश को जोड़ना चाहते हैं, लेकिन जो देश तोड़ना चाहता है उनके फंडिंग कोई समस्या नहीं है उनके सामने। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो फंडिंग बाहर से आ रहे हैं, वो खालिस्तानियों का भी फंडिंग कनाडा से हो सकता है, क्योंकि ये जो इसमें सम ऑर्गेनाइजर्स have some connections in Canada also. So that is where the whole problem lies. And many of the journalists who are well-meaning journalists हैं, reputed journalists हैं, उन्होंने अपने ये कटिंग साउथ कॉन्क्लेव से अपने आप को डिस्टेंस कर दिया है। गोवा गवर्नर साहब ने भी, श्रीधरन पिल्ला साहब है, उन्होंने भी कहा कि साहब एक बड़ा अहम प्रश्न है जो मेरे दिमाग में अक्सर आता है, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि देखिए, जो लेफ्ट है, लेफ्ट लॉबी जो है, लेफ्ट लिबरल्स की जो लॉबी है, वो समाज में खुलेपन और की हिमायत करती है और बहुत सारी रूढ़ियों को तोड़ने की बात करती है। इस्लामिस्ट लॉबी है, वो इस्लामिस्ट लॉबी जो है वो कट्टरपंथी है, विशुद्ध रूप से रूढ़ियों पर ही जिंदा रहती है। फिर ये दोनों लॉबी एक कैसे हो जाती है, मैं केरला में समझ नहीं पाता हूं मैं। नहीं, आपको शायद पता होगा, एक नया किताब हमने लाया है, रेड जिहाद करके। आप देखेंगे तो उसमें लिखा है कि कैसे पहले फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ इंसेप्शन ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी, उनका जो इस्लामिस्ट के साथ एक अलायंस है, वो अभी नहीं है। आप देखो, वो 1921 को वो आपको पता है, वो हिंदू के खिलाफ एक जिनोसाइड था, एक मैसेकर था, हिंदुओं को मारा था, लाखों बेघर कर दिया था, मोपला दंगा। तो वो सब, उसको सब व्हाइट वॉश करके वो ब्रिटिश के खिलाफ है, वो जो लैंडलॉर्ड्स के खिलाफ, ये सब कौन किया था? ये सब कम्युनिस्ट वालों ने किया था। तो उनका जो आप देखो, वो इंडिया भारत को भारत के विभाजन के लिए भी, और आप देखिए हैदराबाद में जो लिबरेशन के खिलाफ जो काम कर रहे थे, वहां का रजाकर्स और वहां का कम्युनिस्ट पार्टी। आप देखो, जब भारत का 1947 में ये कम्युनिस्ट वालों कहते थे भारत एक राष्ट्र नहीं है, बहुत सारा राष्ट्र है, इसको तोड़ना चाहिए, 16 कंट्रीज बनाना चाहिए इसको, ऐसे बोला था इन्होंने। तो इनका जो है ना, वो ऑलवेज दे हैड ए टाई अप, दे हैड ए वेरी अनफेयर रिलेशनशिप। वो कम्युनिस्ट वाले सिर्फ यहाँ पर नहीं है, जब ईरान में आप देखिए, ईरान में इस्लामिक रेवोल्यूशन किसने स्टार्ट किया था? इस्लामिक रेवोल्यूशन को सपोर्ट किया था, उसको आइडियोलॉजिकल सपोर्ट दिया था कम्युनिस्ट वालों ने। पर एक अलग बात है कि जब इस्लामिस्ट ऊपर आ गया था तो सारा कम्युनिस्ट को मार दिया था, वो तो अलग बात है। पर नहीं, पाकिस्तान में सेम ऐसा ही हुआ था। पाकिस्तान में भी मुस्लिम लीग को कम्युनिस्टों ने सपोर्ट किया, लेकिन सबसे पहले जब पाकिस्तान बना तो कम्युनिस्टों को चुन चुन के मार दिया गया। बिल्कुल बड़े बड़े कम्युनिस्ट लोग मार दिए गए थे उसमें, जिसमें से एक वो फेमस शहर भी थे। मुस्लिम लीग में कम्युनिस्ट वालों ने पेनेट्रेट किया था उसको सारा। आप आज का देख लीजिए, केरल में जो एसडीपी पीएफआई बैन किया है, पर उसका जो पॉलिटिकल विंग है अभी भी बैन नहीं है। उसमें आप देखो कितना कम्युनिस्ट पार्टी में अभी बहुत सारा जो पीएफआई का कैडर घुस गया है। तो वहां पर एक माहौल बनाने के लिए ये लोग कर रहे हैं, दे आर फंडिंग इट। तो सर मैं एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात पूछना चाहूंगा, इस मुद्दे से जुड़ी बात है ये, कि हाल में जब नॉर्थ ईस्ट में भाजपा को जीत मिली
तो पीएम मोदी Yes. ने पार्टी कार्यालय में संबोधन दिया और उन्होंने बिल्कुल, बिल्कुल। केरला में सरकार बनाने का आह्वान किया, जबकि हाल ही में बिल्कुल। केरला में चुनाव अभी बहुत दूर है, 2025 में चुनाव होने वाला है बिल्कुल। मेरे ख्याल से। बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल, उन्होंने बिल्कुल, केरला बिल्कुल। में चुनाव सरकार बनाने का आह्वान किया ताकि राष्ट्र विरोधी ताकतों को जवाब दिया जा सके। तो क्या बिल्कुल, बिल्कुल। हालत ऐसी हो गई है केरला में कि पीएम वहां पे सरकार बनाने का आह्वान कर रहे हैं ताकि देश को बचाया जा सके? क्या केरला इस ज्वालामुखी पर खड़ा हो गया, इस वोल्केनो पे है? ऑनेस्टली बताएंगे तो एक बात है कि वहां पर एक हिंदू समूह में और इवन क्रिश्चियंस आर रेडी टू कम कम along with बीजेपी, पर द प्रॉब्लम वहां पर ऑर्गेनाइजेशनली थोड़ा सा वीक है। पर एक वहां फिर भी आप देखिए केरल में एक ही पॉलिटिकल पार्टी है जो ग्रो कर रहे हैं, ओनली बीजेपी। आप देखिए वो बाकी जो है एलडीएफ लेफ्ट लेफ्ट डेमोक्रेटिक डेमोक्रेटिक फ्रंट और यूडीएफ। फ्रंट, यूडीएफ है, कांग्रेस लीड करते हैं। और एलडीएफ में आप देखिए 17 पार्टीज आर देयर, उसमें वैसे यूडीएफ में भी है 17 और 20 पार्टीज। आप देखिए सिंगल लार्जेस्ट पार्टी जिसको ज्यादा वोट मिल रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है, पर फिर भी इंडिविजुअली आप लेंगे तो बीजेपी भी सीपीएम से कम नहीं है। वैसे उनका वोट शेयर अराउंड 15-16% होगा मेरे। अच्छा, मुझे वहां का इक्वेशन समझाइए कि वहां पे हिंदू वोट कितने हैं, मुस्लिम वोट कितने हैं, क्रिश्चियन वोट कितने हैं? सर नाउ हिंदू परसेंटेज वहां पर आप देखिए वो अराउंड 56% है। और इस्लाम मुस्लिम वोट शेयर है 26, लास्ट आई एम टॉकिंग अबाउट द लास्ट सेंसस, 26% है एंड 18% क्रिश्चियंस है। और क्रिश्चियंस का पॉपुलेशन कम हो रहे हैं, और बिकॉज वो पहले फैमिली प्लानिंग अडॉप्ट किया था और हिंदूज भी फैमिली प्लानिंग अडॉप्ट किया है वहां, इसलिए उनका पॉपुलेशन कम हो रहा है फास्ट। पर जो इनका जो हमारा जो दूसरा इस मुसलमान का वो तो बढ़ रहे हैं, वो बिकॉज दे डोंट बिलीव इन फैमिली। जनसंख्या जिहाद बोलते हैं इसको, या इसे जनसंख्या तो जिहाद बोलते हैं। वो बहुत बहुत अभी उनका पॉपुलेशन जो बच्चे पैदा हो रहे हैं उसमें हिंदुओं से ज्यादा हो रहे हैं। तो इन द नेक्स्ट 30 years it will be Muslims population will come to around 40-45%. That is what is happening. जी, तो बस अब उसी को माने कि केरल जो है वो अब केरल में एक नई विभाजनकारी ताकतें खड़ी हो रही हैं, जिससे देश को सतर्क रहना पड़ेगा। आपने बहुत अहम जानकारियां दी केरल की राजनीति के बारे में, केरल के सेंसस के बारे में और केरल की मतलब जमीनी हकीकत के बारे में आपने बहुत अच्छे से बताया। चेतन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम उम्मीद करते हैं कि उदय इंडिया दर्शकों को आपके तथ्य पसंद आए होंगे और हम आगे भी दक्षिण भारत के मुद्दों पर आपसे ऐसे ही चर्चा करते रहेंगे। अभी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।